Good evening, everyone. We'll be starting with class 12 applied mathematics. My name is Kritika Jain. Many of you know, and I am an engineer by profession. We again have class 11 की जैसे हमारे पास class 12th में भी we have many units. ठीक है, और उन यूनिट्स की अलग अलग वेटेज है, बट कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग 11th के कंसेप्ट को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड सम यूनिट्स आर एंटायरली डिफरेंट. सम कंसेप्ट आर एंटायरली डिफरेंट जो हमने 11th में पढ़े ही नहीं थे, उनको बिल्कुल फ्रेश पढ़ेंगे हम लोग, राइट. सो आई जस्ट क्विकली रिवाइज द सिलेबस पार्ट ऑफ योर क्लास 12th. सो द फर्स्ट यूनिट विच यू विल बी स्टार्टिंग विल बी, एनी आइडिया? नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन. रिमेंबर दैट आप लोगों ने क्लास 11 में बाइनरी नंबर्स पढ़ा था, है ना. अभी हम लोग यहाँ पे अलग तरीके का अरिथमेटिक पढ़ेंगे. एंड यस, यहाँ पे पता है क्या, जो न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो आपको आपके किसी भी क्वांटिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगी. जैसे हमने क्लास 11 में नहीं पढ़ी थी कैलेंडर, क्लॉक, एवरेज स्पीड, वो सारी चीजें हाँ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे ना, हर जगह यू विल यूज देम, राइट. सो यहाँ पे भी हम लोग ऐसी ही कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हम किसी भी क्वांटिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे जरूर आएंगे. ये दो चैप्टर्स में कंप्राइज्ड है, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एज वेल एज नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड देयर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन. सो आपने क्लास 10 में वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस देखे, मिक्सचर्स वाले, कि दूध वाला पानी और दूध को मिक्स करता है, दूध 60 रुपए लीटर है, पानी 0 रुपए है, हमको उसको 60 में बेचना है पर प्रॉफिट कमाना है, तो कितना पानी और कितना दूध मिक्स करें. सामने वाला पकड़ भी नहीं पाए, एकदम पानी पोंगा दूध लेके आएगा तो वो कोई मना ही कर देगा, नहीं नहीं खरीदना जाए यहाँ से, राइट. सो यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे हम. फिर आपने जैसे उसमें टाइम एंड वर्क के देखे थे, एक आदमी इतने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा आदमी इतने टाइम में कंप्लीट कर रहा है. यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टैप्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स. सो यहाँ पे वही वर्क का ही है, टाइम एंड वर्क ही है, बट यहाँ पे क्या होगा, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स. सो सी जो आपने पढ़ा है ना उसी के कुछ कुछ कंसेप्ट्स हम लोग यहाँ यूज करेंगे, राइट. सो दिस विल बी कंप्राइजिंग ऑफ मैनी मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स. अप्लाइड मैथ्स का यही चीज सबसे अच्छी है कि अप्लाइड मतलब यू विल अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ. हम लोग इसको यूज भी करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगहों पर. और आपका जो मेजर कंसर्न है अप्लाइड मैथ्स पढ़ने का, उसमें यही एक फायदा है कि एक्चुअली सिंस यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स ना, तो आप अपने फ्यूचर में जब भी आप कुछ भी कॉमर्स की कोई भी गणित करोगे ना, आप वहां पे उन चीजों को यूज करोगे, क्योंकि कॉमर्स वाले कॉस्ट, है ना, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब के बारे में ज्यादा बात करते हैं. तो हम लोग भी यहाँ पे वही चीजें पढ़ेंगे, मतलब एवरीथिंग will be which you will use in your future life. If you are doing business, if you are working somewhere, वहाँ पे भी आप यूज करोगे. So it is basically a lifelong learning. आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है. So this comprises of how much weightage? 11 marks. Next, second is algebra. Algebra आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ कर आए हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब आपके क्या algebra के पार्ट तो थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. बट यहाँ पे हम एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ मैथ्स पढ़ेंगे विच इज मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगता है, क्योंकि अगर आपने सुना हो तो मेट्रिसेस क्या होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, है ना, जहाँ पे हम लोग रोज और कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, मतलब दिखने में भी आपको अच्छा लगेगा. दिस एंटायर यूनिट इज ऑफ 10 मार्क्स. देन वी हैव बड़ी अच्छी सी डरावनी सी कैलकुलस. ये बहुत से जनों के लिए बड़ी डरावनी सी भी होती है. क्यों बोरिंग होती है? डिफरेंशिएशन बोरिंग लगा था. So it is again it comprises of differential calculus and integral calculus. Differential calculus के basic differentiation concepts हम लोग 11th में पढ़ के आए ना, वो तो हम करेंगे ही, उसके आगे एक्सटेंड करेंगे एंड प्लस we'll see कहाँ हम उसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे. मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें डिफरेंशिएशन, तुम्हें पता तो होना चाहिए कि क्यों पढ़ा रहे हैं. एक्चुअली उसको यूज करके आपने अगर इकोनॉमिक्स में वो टर्म्स पढ़ी है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, है ना. सो ये सब हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं. सो वी हैव गुड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. और इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स सेम ही सिलेबस हो जाता. बट यू हैव ओनली दोज एप्लीकेशंस जो आप आगे आपके कॉमर्स में यूज करोगे, आपके आगे जो भी आप प्रोफेशन चूज करते हो उसमें यूज करोगे, राइट. सो दिस कंप्राइजेस ऑफ 15 मार्क्स. बड़ी लंबी चौड़ी है इसकी वेटेज, ठीक है. नेक्स्ट हियर इज प्रोबेबिलिटी.
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पे हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखा था, है ना। यहाँ पे हम लोग उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एक जनरलाइजेशन दे देंगे कि जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम 10 बार रिपीट हो रही है तो क्या आउटकम होगा, 20 बार रिपीट हो रही है तो आउटकम क्या होगा, उसका मीन क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। वील बी स्टडिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, और यहाँ पे हम लोग ज्यादातर थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, नॉट प्रैक्टिकल। विल स्टडी अ थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जनरली आपकी ऐसी होगी जिनको आपने जनरलाइज कर दिया, फिर कभी भी वो सिचुएशन आई ना तो हम उसमें पुट कर सकते हैं, रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज कर लिए। दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यहाँ पे हम लोग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। जहर नहीं दूंगी, ठीक है, नाम है पॉइजन, जहर नहीं दूंगी। पीयूष मेरे को इतनी गंदी नजरों से देख रहा है, ये जहर दे देगी मैम हमको उसमें, नहीं। एंड वी स्टडी योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो प्रोबेबिलिटी हियर इज ऑफ 10 मार्क्स। नेक्स्ट कम्स आप लोगों के, पहले इंडेक्स नंबर्स भी हुआ करता था पर अभी इंडेक्स नंबर रिमूव हो गया है। यू ओनली हैव फ्रॉम लास्ट 2 years इट हैज बीन रिमूव्ड एंड वी हैव ओनली टाइम बेस्ड डेटा। टाइम बेस्ड डेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है। यहाँ पे ना ज़्यादातर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, पता है। हर चीज़ है ना प्लस माइनस, प्लस और एवरेज, प्लस और एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, सम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो ज़्यादातर पता है टाइम बेस्ड डेटा में आपको सम और एवरेज ही लेना है। सो ये थोड़ा सा आपका स्टैटिस्टिक्स को भी यूज करता है, मतलब बेसिक वही समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, वो भी यूज करता है, और थोड़ा आपका एवरेज का कंसेप्ट यूज करता है। बाकी आज सच कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व है यहाँ पे भी। सो दिस इज बेसिकली ऑफ 6 मार्क्स। नाउ समटाइम्स इसमें से जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन बने तो दे आर वेरी लकी, अदरवाइज इसमें से 1 मार्क और 4 मार्क का जनरली बनता है, 1 एंड 4। 4 मार्क तक का यहाँ पे इसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। नेक्स्ट, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, उसमें दैट वाज डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पढ़ेंगे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, आप में से किसको सैंपल के बारे में पता है, सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होंगे ना लास्ट ईयर, नहीं? सैंपल, पॉपुलेशन, a part of population, or population पूरा, the area of my study, the domain of my study is basically population। हर कोई नहीं कहलाएगा मेरी population। भाई देखो, मेरे को क्लास 10 के बच्चों के मैथ्स के मार्क्स स्टडी करने, तो क्लास 10 स्टूडेंट्स इज माय पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसा नहीं स्कूल के सारे बच्चे मेरी पॉपुलेशन का पार्ट हो गए, नहीं। द डोमेन ऑफ माई स्टडी, द एरिया ऑफ माई स्टडी इज पॉपुलेशन, राइट। और सैंपल क्या होता है, क्योंकि मैं एक बच्चे से जाके पूछ नहीं सकती, देखो टाइम भी वेस्ट होता है और पैसा भी लगता है, दोनों ही चीज सोचनी पड़ती है व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, है ना। जब पैसा लग रहा है और समय लग रहा है, सो यू हैव टू थिंक अपॉन एवरीथिंग। सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लेते हैं। जैसे तुम्हारी स्कूल में नहीं होता है क्या मैम, जैसे टीचर्स डे आता है तो है ना, अपनी अपनी क्लास टीचर को बुक के देना है, तो पूरी क्लास थोड़ी ना उठ के जाएगी बुक के देने। आप लोगों के स्कूल में क्लास रेप सिलेक्ट कर दिया जाता है, या मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होता है कुछ, या हाउस कैप्टन कोई, है ना, वो जाके हर टीचर को जैसे बुके दे के आ रहा है, वो आपकी क्लास का कौन है, रिप्रेजेंटेटिव। एंड ही हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्लास, मतलब उसके पास सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो वो क्या कहलाता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव। वैसे ही सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव। सो यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डील्स विद पॉपुलेशन एंड सैंपल, ठीक है। सैंपल यूज करके हम पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे कई बार नहीं होता कि 10 में से 5 बच्चों के 80+ मार्क्स आए हैं, तो यार 100 में से आप सोचोगे 50% के आए हैं ना, तो 100 में से सोचोगे 50 के तो आए होंगे। दिस इज बेसिकली अनुमान लगाना, समझे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर ट्राइंग टू गेस, ठीक है। सो गेस मीन्स एस्टिमेशन, हम लोग यहाँ एस्टिमेट कर रहे हैं। यार 100 बच्चों के जाके मैं पूछ नहीं सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैंने लोगों को एम्प्लॉय किया तो मेरे को उनको पैसा भरना पड़ रहा है यार, हर घंटे के मेरे को उनको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, अपन ऐसा नहीं करते, अपन तो 10 का ही सैंपल बनाते हैं जिस पे मैं जा सकती हूँ। मैंने 10 का सैंपल बनाया, 10 से पूछ लिया, 50% के 80 मार्क्स एंड अबव आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, हाँ यार हो सकता है 100 में से 50 बच्चों के 80 एंड अबव आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि 10 में से 5 के आ रहे हैं, तो मैंने एस्टिमेट कर लिया एक। पर ये एस्टिमेशन क्या हमेशा सही होता है,
नहीं, देयर आर सम वेरिएशंस ऑल्सो. सो यहाँ पे क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल. हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ेंगे. कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कि मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ इसके बीच में लाई करेगी वैल्यू. ये सारी चीजें हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे. जैसे वहां हमने बहुत सारी कैलकुलेशन सीखी थी ना, यहाँ हम उसकी बिल्कुल बेयर मिनिमम कैलकुलेशन सीखेंगे. होंगी तो सही, बट बहुत ही कम, बहुत कम कैलकुलेशंस रहेंगी. जैसे आपको तभी है ना डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में तो डर लगता था, कहाँ कार्ल पियर्सन में समीशन एक्स वाई निकालो, समीशन एक्स स्क्वायर निकालो, समीशन वाई स्क्वायर निकालो. नानी याद आ गई थी, दे दे तो ठीक है, उसके बाद में अंडर रूट निकालने में बहुत टाइम लगता है, राइट. मल्टीप्लाई अंडर रूट एस निकालना है तो अंडर रूट करना ही पड़ेगा. सो हमको बहुत टाइम लगा था. सो अभी इसमें ये चीज़ अवॉइड हो गई है, बहुत बेयर मिनिमम कैलकुलेशंस रहती हैं एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो दिस इज ऑफ 5 marks. Next comes very interesting section which is of your concern. बड़ा ही अच्छा है ये. इसमें आप है ना अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. एनुइटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी पढ़ा था हमने. अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे. भाई मेरे दादाजी मेरे को सोच के रखे थे कि ये निकम्मी पैदा होएगी, कुछ नहीं करेगी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ रिलायंस के शेयर खरीद के रख दिए मेरे लिए. तब तो कौड़ियों के भाव पे खरीदे होंगे, और आज वो बढ़िया डिविडेंड दे रहे हैं मुझे. तो मुझे क्या हर 3 महीने में डिविडेंड मिल रहा है, कुछ नहीं तो उन्होंने ये तो सोचा ही था कि यार चलो ठीक है, इसका खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा उन डिविडेंड के पैसों से, जो भी डिविडेंड आ रहा है उन पैसों से थोड़ा खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा. या फिर हमारी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, हमारे दादाजी ने सोच के रखा था कि मेरी आगे की पुश्तें है ना सारी नालायक निकलेंगी, ठीक है. तो उन्होंने ये मान के चला कि ये तो कुछ नहीं करने वाले हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया. घर तो था ही हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, एक फ्लैट और खरीद गए और उसमें को भाड़े पे चढ़ा दिया. अब भाड़े पे चढ़ा दिया तो महीने के पहली तारीख पे हमेशा पैसा आएगा. एवरी डे आई विल रिसीव सम मनी, एटलीस्ट मेरा महीने भर के खाने पीने का आराम तो कर गए वो, ठीक है. सो दिस इज नॉट कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया एक बार में और वो हमको हमेशा के लिए कुछ फेच कर रहा है, हमेशा, मतलब इनफाइनाइट, अनटिल एंड अनलेस आप उस फ्लैट को बेच नहीं दो या आप शेयर्स बेच नहीं दो, वो तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है. बट व्हाट यू विल डू, जब तक पैसा मिल रहा है यार मिलने दो, हमारा खर्चा पानी तो निकल रहा है. सो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी स्टार्टिंग हियर. अच्छा नेक्स्ट यार, अब है ना मेरी बेटी, अब आजकल ट्रेंड हो गया है फॉरेन जाके पढ़ाई करने का. अब मेरी बेटी वो पहले से ही 4 साल की हुई नहीं, उससे पहले मैं फॉरेन पढ़ने जाऊंगी, फॉरेन पढ़ने जाऊंगी. अब फॉरेन पढ़ने के लिए कितने रुपए चाहिए, 80 लाख रुपए, 50 लाख रुपए. यार एकदम से तो किसी की जेब से निकलेंगे नहीं 50 लाख रुपए. तो क्या करते हैं हम लोग, पहले से थोड़ा सा एक गुल्लक बना देते हैं जैसे, ठीक है. तो गुल्लक बना दिया हमने, उसके अंदर हम थोड़े थोड़े दिन में हमने फिक्स कर दिया, हमारी हर महीने जब सैलरी आएगी तो हम 2000 रुपये हमारी बेटी की पढ़ाई के लिए डाल रहे हैं. हर महीने हम 2000 रुपये बेटी की पढ़ाई के लिए डाल रहे हैं. ये क्या है, मुझे पता है मेरा फ्यूचर में कोई खर्चा आने वाला है. क्या खर्चा आएगा, बेटी की पढ़ाई, उसको फॉरेन भेजना है, ठीक है. तो वो खर्चा आने वाला है, उसके लिए मैं अभी से जोड़ रही हूँ. सो दैट पता है क्या, अभी जो पैसा मैंने डाला ना उस पर ब्याज भी तो अर्न करती जाऊंगी. तो आज मैंने 100 रुपया डाला है, तो हो सकता है वो 20 साल बाद मुझे 1000 रुपये मिल जाए. क्यों, 100 पे ब्याज, फिर ब्याज मल्टीप्लाई, ब्याज के अंदर आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गया, फिर उस ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, फिर प्रिंसिपल में ऐड हो गया, फिर ब्याज पे ब्याज मिल रहा है. मतलब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जा रहा है और आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है. द कंसेप्ट ऑफ एफडी, हम लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना, वही चीजें विल बी स्टार्टिंग हियर. लोन, फ्लिपकार्ट पे तो रोज ही ऑप्शन आता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, टेक इट ऑन ईएमआई. पैसे नहीं तेरे पास 10,000 रुपये एक बार में, कोई बात नहीं ईएमआई पे ले ले, 500 रुपये महीना, ऐसा नहीं आता ईएमआई. वो ईएमआई कंसेप्ट विल बी स्टार्टिंग हियर कि हम लोग ईएमआई, वो क्या फायदे का सौदा होता है या नुकसान, नुकसान ही होता है. भाई तुमको इतनी धीरे धीरे पैसे मांग रहा है वो, तो जो पैसा उसका पीछे रह गया है, तुमने 10,000 की चीज 500 रुपये ईएमआई भर के ले ली, तो ये 9,500 का ब्याज कौन भरेगा, तुम ही. ऐसे ही होता है ना, वो आपसे ईएमआई में कलेक्टिवली ज्यादा पैसा लेते हैं, राइट. बट एक सुविधा भी हो जाती है, एक साथ पैसा नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं. अब हर किसी के पास थोड़े ना कोई, जैसे आप मैं घर खरीदने गई, करोड़ रुपए का घर आया, एक साथ थोड़े ना मैं जेब में लेके घूम रही है 1 करोड़ रुपए. हमने क्या किया, हमने 10 लाख 20 लाख रुपए दे दिए, ये क्या कहलाती है, डाउन पेमेंट. और फिर हमने लोन उठा लिया, फिर हर महीने सैलरी आती है उसमें से ईएमआई कट जाती है कि भाई दे दो, जेब पे खर्चा भी नहीं दिखता है,
भार भी नहीं पड़ता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा लोन, दैट वेज, है ना. सो दिस इज हाउ वील बी स्टार्टिंग हियर. हम लोग यहाँ पे ना EMI, परपेचुइटी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. फिर उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं इन्वेस्टमेंट पे हमेशा क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, कुछ रिटर्न मिले. मैं शेयर मार्केट में 50 रुपये का शेयर खरीदी हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, साल भर बाद कम से कम 500 रुपये तो दे देगी, 50 के 500 बना दे, या 50 के 250 बना दे, कुछ तो बना के दें. हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम उससे रिटर्न मांगते हैं कुछ तो भी. डूबत बहुत रेयरली हम सोच के करते हैं कि डूबत है मेरी, कि लॉसेस हो रहे हैं. ज़्यादातर आप क्या मानते हो कि पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे, जो मिलेगा पैसा बनाने वाली चीज़ ही मिलेगी. सो हियर वील बी सीइंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न कैसे मिलेगा, ये सारे आपको आपकी आगे की लाइफ में हेल्प करेंगे. इसीलिए सब्जेक्ट का नाम ही अप्लाइड मैथ्स है, दैट यू विल अप्लाई इट इन योर डे टू डे लाइफ. सो दिस एंटायर यूनिट इज ऑफ 15 मार्क्स. बहुत अच्छी वेटेज है इसकी और बहुत स्कोरिंग सेक्शन है ये. It's a very good section. And the last unit is linear programming. इसको हम लोग LPP भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. बड़ा ही अच्छा होता है. इसमें ज़्यादातर है ना ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. एंड इट इज़ बेसिकली 5 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, हर कैटेगरी में आता है. केस बेस्ड क्वेश्चन वो भी आता है इसमें से, 1 मार्क, 2 मार्क. इस साल में जैसे 1 मार्क भी आया, 2 मार्क में भी आया, 4 मार्क में भी आया. इट केम अंडर वेरियस सेक्शंस, राइट. सो इट इज ऑफ 8 मार्क्स. So this is how your syllabus is divided into 8 units and in some various chapters. आप अलग अलग authors की बुक उठाएंगे तो अलग अलग आपके पास number of chapters मिलेंगे. कोई जैसे algebra को 4 चैप्टर में डिवाइड करा हुआ है, कोई numbers को 5 चैप्टर में डिवाइड करा हुआ है, कोई 2 चैप्टर में करा हुआ है. So सब बुक्स अलग अलग ही चलती हैं, बट जनरली हर स्कूल के अंदर ML अग्रवाल फॉलो हो रही है, राइट. ऐसा ही है, ML अग्रवाल, एवरीवन इज फॉलोइंग ML अग्रवाल, ठीक है. सो हम लोग भी उसी को ही फॉलो करेंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल प्रोवाइड सम शीट्स लाइक दिस, जहाँ पे आपके पास कंबाइंडली सारी चीज़ हो जाएंगी, जैसे क्लास वर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन. सो आई हैव कवर्ड ML अग्रवाल एज वेल एज ML भार्गव और RD शर्मा. सो वट एवर इज रिक्वायर्ड, बस वो फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो है सिलेबस में वही पढ़ना है, ठीक है. वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी हैव टू स्टडी, राइट. सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक हियर. आई स्टार्ट विद द फर्स्ट सेकंड यूनिट बेसिकली, व्हिच इज अलजेब्रा. दिस अलजेब्रा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स हियर, matrices and determinants. In ML Agarwal we have 2 chapters, one is matrices and the other one is determinants. Algebra of matrices or matrices. In some books you will find algebra, RD में जैसे algebra of matrices लिखा हुआ है, ML अग्रवाल में matrices ही लिखा हुआ है. So अलग अलग बुक में अलग अलग नेम है, but it is majorly matrices and determinants, right. So we'll start with the first unit, unit 2, algebra. बड़ी अच्छी सी यूनिट है, 10 नंबर की यूनिट है, डिवाइडेड इनटू 2 चैप्टर्स. वी हैव matrices and determinant. So we will start with the first part, which is matrices. I want a new answer now. What do we mean by matrices? उस दिन मैंने बताया था, somebody else. मैट्रिक्स, लोरियल का मैट्रिक्स शैम्पू आता है, है ना, या सीरम कुछ आता है, कुछ तो भी आता है मैट्रिक्स, मैंने सुन रखा है. कोई हेयर प्रोडक्ट आता है मैट्रिक्स, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही मैं आंसर में. क्या होता है वैसे मैंने मैट्रिसेस बताया था. इट इज बेसिकली द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स शब्द. मैट्रिक्स का प्लूरल है, सिंगुलर इसका मैट्रिक्स है, प्लूरल इसका मैट्रिसेस है. मैट्रिक्स, चलो आकांक्षा आप ही बता दो. रोज एंड कॉलम्स, शी सेइंग टेबल. टेबल थी क्या? टेबल होती है क्या? टेबल होती है क्या? टेबल में वो होती है क्या ग्रिड लाइंस? टेबल में होती है, पर मैट्रिक्स में होती है क्या? मैट्रिसेस आर मोर और लेस लाइक इनविजिबल टेबल्स. इनविजिबल टेबल्स मतलब हम उनकी ग्रिड लाइंस नहीं रखेंगे, हम है ना रोज और कॉलम मतलब ऐसे जमाएंगे, ऐसे जमाएंगे, ऐसे जमाएंगे, ऐसे जमाएंगे, ऐसे जमाएंगे, ऐसे जमाएंगे, पर हम उनमें खांचे नहीं बनाएंगे, उनकी लाइनें नहीं खींचेंगे. कहने का मतलब ऐसे लाइनें नहीं खींचने वाले हैं, ये इनविजिबल है, ये माइंड में रखनी है आपको. एक एंट्री मैं इसमें करती हूँ 2 3 4 5,
ये एंट्री करी मैंने, कैसे बनाई, मैंने इनको खांचों में रखा है, स्पेसिफिक सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखते हैं ना हम लोग, रोज कॉलम्स, उनका इंटरसेक्शन क्या होता है नव्या, सेल, है ना। तो हम लोग मैट्रिसेस भी बनाते हैं, पर मैट्रिसेस में हम ये लाइनें नहीं खींचते हैं, ये इनविजिबल होती है, बस हम ऐसे बना देंगे, करेक्ट। अब ये आपको ऐसे नहीं करना यार, आप में से 2-4 डेकोरेटिव आइटम निकल गए, बोले मैम ऐसे चलने दो यार, क्या अच्छा नहीं लग रहा क्या आपको, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपको दिमाग में सोच के रखना है कि नहीं ये एक रो का पार्ट है, नहीं ये एक कॉलम का पार्ट है, और हमको इनविजिबल ही बनानी है, ठीक है। सो ये हमेशा एक के नीचे एक के नीचे एक चलते हैं। अच्छा, ऐसे भी नहीं है कि मतलब कहीं पे भी निकाल दिया, एक यहाँ लिख रहे हो, एक यहाँ लिख रहे हो, एक यहाँ लिख रहे हो, एक यहाँ लिख, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहीं तो एनक्लोज करें कोई चीजें, कहीं तो कंटेन करें, है ना। तो हम लोग जैसे कमरों की दीवारें बना देते हैं कि ये एक रूम कहलाएगा, वैसे ही मैट्रिसेस को सिग्निफाई करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इन्हें हमेशा इनक्लोज करते हैं विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, क्या याद रहेगा, पक्का। अच्छा, बहुत से ऑथर्स कई जगह पर राउंड ब्रैकेट भी यूज करते हैं, ऐसे भी यूज करते हैं, बट वी शुड प्रेफर दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर एंड राउंड समझते हैं डिफरेंस, कर्ली वर्ली भी मत यूज करना, कर्ली तो ऐसे भी किसके लिए होता है, सेट्स के लिए, तो कर्ली तो यूज करना ही नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली आपने देखा मैंने क्या किया, मैट्रिक्स के अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिए जिनको मैंने रोज और कॉलम्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्या ये किया मैंने। सो रोज क्या कहलाती है, 2-3 रोज और 2-4 कॉलम, 3-5 कॉलम, सही है। ऐसा नहीं लग रहा है एक स्क्वायर प्लॉट है, प्लॉट हो गया जिसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किसी भी स्क्वायर प्लॉट की या कोई भी प्लॉट तुमने घर के लिए अपनी जमीन खरीदी, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती है, कितने बाय कितने, हाँ लेंथ और ब्रेथ, ऐसे ही बोलते हैं कितने बाय कितने का लिया, आप नहीं पूछते हैं कितने बाय कितने का प्लॉट लिया आपने, या हमने घर बनाने के लिए नया प्लॉट खरीदा है 60 बाय 100 का, ऐसे सुना होगा ना। सो दैट इज व्हाट, दैट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स, लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे भी हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, विच इज 2 ईयर रोज एंड कॉलम्स, उससे एक मैट्रिक्स का साइज पता चल जाएगा आपको, ठीक है, उसका आउटसाइड स्ट्रक्चर स्केलेटन पता चल जाएगा। सो ऐसा नहीं है स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसे कि 1 0 √3 -1 2 4, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब इसकी मुझे बताएंगे आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, रोज कितनी है 1 2, ठीक है, और कॉलम्स 3। तो अगर मैं इसको प्लॉट की तरह रिप्रेजेंट करती हूं तो प्लॉट कैसे बोलते हैं, लेंथ बाय ब्रेथ, वैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आकांक्षा, R इंटू सी, रोज इंटू कॉलम। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3। अब इसको नाम भी कर देते हैं, नाम कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर इज यूज टू नेम अ मैट्रिक्स। मैथ्स में हर चीज हम लोग नेम ही करते हैं वैसे भी, ठीक है। सो अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज नेम्ड और डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स क्या कंटेन करता है, रोज एंड कॉलम्स। सो बेसिकली क्या किया मैंने नंबर्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। यहीं से मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर डिफाइन करूं तो कैसे करूंगी, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग इसको ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सही है कि नहीं है, देखो मैंने मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब रेक्टेंगल का स्पेशल केस क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है जहां पे रोज और कॉलम इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमने रोज और कॉलम्स के बीच में उनको रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं नंबर्स ही हो, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब मैंने एक और मैट्रिक्स बनाया, मान लो बी, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये भी कहलाता है, दिस इज क्या, लेटर्स का अरेंजमेंट कर दिया मैंने, सी ए बी सी डी ई एफ जी एच,
हाँ वर्ड्स का अरेंजमेंट कर दिया मैंने. सो इट कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट, बट क्योंकि यार हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो जनरली वील बी सीइंग व्हाट these will be numbers और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं कि आपने एक्स वाई डाल दिए फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालना रहेगा या ऐसा कुछ होगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन के बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू डिटरमिन करनी है. ठीक है, सो वी जनरली विल बी डीलिंग विथ नंबर्स एंड समटाइम्स वेरिएबल्स. ठीक है, चलें आगे. नाउ वी विल बी डीलिंग विथ रियल मैट्रिसेस. रियल मैट्रिसेस का मतलब विच कंटेन ओनली रियल नंबर एंटिटीज, जिनके अंदर से रियल नंबर्स ही होंगे, ओनली रियल नंबर्स. कॉम्प्लेक्स वाले भी होते हैं बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस. रियल मैट्रिसेस क्या हो गए? विच कंटेन ओनली रियल नंबर्स. ठीक है, अब ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इनको हम क्या बोले? हम इनको एलिमेंट्स भी बोले, हम इनको ऑब्जेक्ट्स बोले, बट इन जनरल हम इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज. ठीक है, सो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर आप क्या डालते हो? एलिमेंट या फिर एंट्रीज. दोज आर दी पार्ट ऑफ मैट्रिक्स. तो ये जो छोटी सी चीज लिखी ना मैंने, दिस इज व्हाट? एलिमेंट और एंट्री. ठीक है, क्या समझ आई ये बात? चलें आगे. नाउ मैट्रिक्स हमने समझा, हमने एंटिटीज या एंट्रीज या एलिमेंट समझा, हमने रोज और कॉलम भी समझा. अब हमको रोज और कॉलम समझ आया तो हमने ये भी समझा कि मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ उसके रो और कॉलम से ही पता चल सकते हैं. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको आइडेंटिफाई कर देंगे कि हाँ मैट्रिक्स का लुक एंड फील कैसा है. मतलब 3 रोज थी तो 3 रोज हो गई, 2 कॉलम्स हो गए. 3 रोज 2 कॉलम कैसे बनाऊंगी? मान लेते हैं सी मैट्रिक्स है, 3 रोज 1 2, ये बनाऊंगी 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो ये कैसा हो गया? लंबा पर चौड़ा कम. और ये वाला कैसे बनाया था मैंने? ए ए ए ए ए ए ए, ये चौड़ा ज्यादा पर लंबा कम. ठीक है, तो क्या मैं कह सकती हूँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ये बताते हैं कि आपका मैट्रिक्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, बेसिक लुक एंड फील, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक स्केलेटन क्या होगा. सो वंस आई नो द स्केलेटन कैन आई ड्रॉ माई मैट्रिक्स. अच्छा, इफ आई गिव यू ड्रॉ मैट्रिक्स ऑफ 4/2, क्या हुआ इसका मतलब? 4 रोज एंड 2 कॉलम्स. 4 रोज मतलब बहुत चौड़ा होगा और कॉलम पतले होंगे, 2 कॉलम्स. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस: 1 2 3 4 5 6 √1 √2 4 एंड √8. ठीक है, क्या ऐसे ही होगा कुछ? करेक्ट और नॉट? नाउ सो इसका मतलब यहाँ पे ये तो समझ आए कि जो इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसीलिए हमने इसको जनरलाइज कर दिया एंड वी कॉल्ड इट एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है कि एक मैट्रिक्स का स्केलेटन कैसा होगा. सो हियर वी स्पेसिफाई ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसे लिखते हैं इसको हम. ठीक है, सो पहले वाले का क्या ऑर्डर था? 4/2. वी रीड इट लाइक दिस. ठीक है, जनरली हम लोग इस मैट्रिक्स के नीचे भी ऐसे स्पेसिफाई कर देते हैं इसका ऑर्डर. ठीक है, अच्छा एक और बनाते हैं. लेट्स से ई एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5. ये कैसा मैट्रिक्स है देखो तो? कितनी रोज है? सिंगल रो है. और कॉलम्स कितने बन रहे हैं? 5. 1 2 3 4 5. क्योंकि मैंने स्पेस रखा है इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है. यार आप में से बोल दे कि मैम ये आपने 1 2 3 4 5 साथ में लिखा है, मतलब ये एक ही एंटिटी है. नहीं यार, मैंने स्पेस रखी है. अगर मुझे एक ही एंटिटी लिखनी होती ना तो मैं इसको 1 2 3 4 5 लिखती, मैं इसको ऐसा लिखती. पर क्योंकि मैंने स्पेस रखी और मैंने आपको क्या बोला, माइंड में सोच लो ये इनविजिबल लाइंस है ना, तो यहाँ पे लाइन है इसका मतलब. सो कितने हो गए टोटल में? 5 कॉलम और सिंगल रो. सो उसको क्या बोलेंगे हम? 1/5 मैट्रिक्स. सो ऑर्डर समझ आई हमको. अब अगर मैं बोलती हूं कि कोई मैट्रिक्स, अब हम जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं. अब अगर मैं बोलती हूं कि ए इज अ मैट्रिक्स,
ठीक है, ऑफ ऑर्डर m बाय n। तो हम A को बताए अब जनरलाइज कैसे करेंगे, A मैट्रिक्स का नाम है तो उसके अंदर का एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से। तो इसका करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर क्या हो गया, स्मॉल a। ठीक है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। टेल मी हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स, m रोज एंड n कॉलम्स, करेक्ट। तो मुझे कोई एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना चाहिए जिसकी 1 2 3 4 5 6 अप टिल m रोज हो और n कॉलम्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n कॉलम्स। ठीक है, अब इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आते हैं, सो देखिए हम इसका एक जनरल कंसेप्ट में बनाते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं A, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन अप टिल mth रो, ऐसे होगा। फिर इसी के नीचे यहाँ सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन अप टिल nth कॉलम, हाँ या ना, यही होएगा। अच्छा, हर खांचा क्या होगा यहाँ पे, ये वाला लास्ट वाला क्या होगा, mth रो एंड nth कॉलम, करेक्ट और नॉट, सोचिए सही है ना, सही लिखी हूं मैं। सो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। अब हो सकता है यार n बढ़ाओ m बढ़ाओ, वो हमारे, ये तो हमने जनरल लिख दिया। अब m बड़ा होगा तो इसका मतलब कितनी रोज लंबी हो जाएंगी, और n छोटा होगा तो वो स्क्वीज हो जाएगा, मतलब उसकी ब्रेथ कम हो जाएगी। और अगर n बड़ा है और m छोटा है, मतलब n तो बड़ा हो गया m छोटा हो गया, तो ये मोटाई इसकी ज्यादा हो गई और लंबाई कम हो गई। समझ आई ये बात। सो दिस इज हाउ वी मेक अ मैट्रिक्स, बेसिक स्केलेटन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। सिंस हमने स्टडी कर लिया ऑर्डर क्या होता है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एंट्रीज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए कैसे, देखो मैंने बनाया एक A 4 6 8 -1 4 3, ये क्या है 2 by 3 मैट्रिक्स। कितनी स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, 2 रोज के हिसाब से 2 रोज और हर रो में 3 3 कॉलम, तो 6 टोटल है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 6, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, आप में से अब पीयूष बोलता है कि मैम मेरे को तो 5 ही देना है, तो 5 ही देना है, तो यार ऐसा नहीं होगा कि आप 1 2 3 4 5 बना के छोड़ दिए, नहीं नहीं ये गलत है। आप किसी भी स्पेस को खाली नहीं छोड़ सकते हो, यू कैन नॉट लीव इट लाइक दिस। अगर आपको 5 ही एलिमेंट्स चाहिए तो आप क्या करो 1 by 5 बना लो, या तो तुम ऐसा बना लो 1 2 3 4 5, और या फिर तुम ऐसा बना लो 1 2 3 4 5। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी मर्जी जहां आपने खाली छोड़ दिया, नहीं, यू कैन नॉट लीव एनी स्पेस ब्लैंक इन अ मैट्रिक्स। आप लीव नहीं कर सकते, आप 0 पुट कर दो बट यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। सो जितने आपके एलिमेंट्स है ना, उस हिसाब से आपको उसकी रोज और कॉलम्स भी डिजाइन करने रहेंगे। कैसे डिजाइन करने, कि हम उसको खाली नहीं छोड़ें। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन बाय नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हम लोग, मैंने आपको बताया हम लोग जनरलाइज लिखते हैं m by n, तो आपके कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn। यस और नो, मैंने आपको बताया जनरल हम लोग जनरली लिखते हैं, मतलब इन जनरल कोई भी ऑर्डर अगर m by n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे m into n। गॉट इट, समझ आई ये बात, पक्का एवरीवन। ठीक है, सो इधर से हम लोग एक 1 मार्क की कैटेगरी के क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं अब, कि अगर मैंने आपको दिया है कि आई हैव 6 एलिमेंट्स, सपोज इफ यू हैव 6 टोटल एलिमेंट्स, मतलब मेरे को 6 एलिमेंट्स हैं, मुझे उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में जमाना है, तो बताओ कैसे कैसे मैं जमा सकती हूँ, what all possible orders I can have if there are 6 elements in total, possible orders बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 1 by 6 हो सकता है, 6 by 1 हो सकता है, साथ साथ में लिखो 2 by 3, 2 by 6 नहीं 2 by 3 and 3 by 2, और कोई हो सकता है क्या, no। Similarly, if I ask you another, if there are 15 elements, what all possible orders, 1 by 15, 15 by 1, 3 by 5, 5 by 3, any other, नहीं बनेगा है ना। अच्छा,
अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। 24 एलिमेंट्स, इसमें मल्टीपल बनेंगे आपके, पर इस केस में जैसे अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप क्या करो, इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है, ये मतलब जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है वो उसके पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लो और फिर उसके 12 बना के देखो, मतलब 24 बनाओ। क्या होंगे, स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 इंटू 24, क्योंकि 1 इसका फैक्टर होगा ही, सो इधर साथ में 24 इंटू 1 भी लिख लो। नेक्स्ट 2 इसका फैक्टर है, तो 2 इंटू 12, 12 बाय 2। नेक्स्ट 3 है क्या, यस, 3 बाय 8, 8 बाय 3। 4 है, यस, 4 बाय 6, 6 बाय 4। डू वी हैव 5? नो। 6 है, हाँ 6 से फिर हमने वैसे बना ही लिया। 6, 7 नहीं है, फिर 8 है तो 8 का बन गया, फिर 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है तो 12 का बन गया, फिर बीच के कोई से भी नहीं है, सीधे 24 है तो 24 का बन गया। सो हाथों हाथ ज़्यादातर कि आपको मिड तक ही जाना रहेगा और फिर उसके बाद वो सारे रिवर्स में आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। समझे? इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आई? ओके, टेल मी अबाउट 9 एलिमेंट्स। 9 into 1, 1 into 9, ओके, एंड लास्ट 3 by 3, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है क्या? किसी ने 4.5 into 2 नहीं बोला ना? नहीं हो सकता वैसे भी कि 4 पूरी रो बना दी, आधी रो बनाई और 2 कॉलम बना दी, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो आपके हमेशा ऑर्डर या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स, नॉट इवन होल नंबर्स, नॉट इवन इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स नेगेटिव हो नहीं सकती, इंटीजर रिजेक्ट हो गया। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टिल इंफिनिटी, ठीक है क्या? समझ आया? ओके, एक क्वेश्चन आप बताएंगे, इसके बाद 42 एलिमेंट्स इफ आई एम गिविंग यू, टेल मी ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स। ये पता है 1 मार्क का क्वेश्चन है एंड इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, 1 mark category question, very frequently asked. If we have this many number of elements, what are the possible orders a matrix can be made? बोलेंगे 1 by 42, 42 by 1, okay, next 2 into 21, 21 into 2, 3 into 14, okay, next 6 sevens are very nice, 7 into 6। इसके बाद कुछ है? अब तो सेम रिवर्स ही चल रहा है, वैसे भी 6 7 7 6 यहाँ पे रिपीट ही हो गया, 7 14 21 एंड 42। गॉट दिस? समझ आया पक्का? ऑलराइट, सो अभी आप लोगों को मैट्रिक्स समझ आया। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर रोज कौन से होते हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल्स आर रोज, वर्टिकल्स आर कॉलम, ठीक है? आर रोज हॉरिजॉन्टल, सी कॉलम्स वर्टिकल, ठीक है? आर H, C, V. C for column, C for columns and V for verticals. R for rows and H for horizontal. ठीक है क्या? याद रहेगा? HR के पास CV देते हो ना? HRCV. कोई भी कंपनी का HR जो होता है, HR ही होता है कंपनी में, रिक्रूटमेंट वाला, उसको क्या जमा करा के आते हो? अपना CV दे के आते हो, तो उधर से याद हो जाएगा, ठीक है? H हॉरिजॉन्टल रोज, उसको किस क्या दे के आ रहे हो? CV, कॉलम्स आर वर्टिकल, ठीक है क्या? गॉट इट? समझ आई पक्का? ओके, सो यू आर डन विथ ऑर्डर ऑल्सो। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा रोज पहले लिखनी है और फिर कॉलम, ये थंब रूल है। बीट मेट्रिसेस, बीट डिटर्मिनेंट्स, हमेशा रो नंबर पहले आएगी फिर कॉलम नंबर, मतलब रो को सुपीरियर माना गया है फिर कॉलम को, तो कॉलम हमेशा उसके बाद ही आएगा, राइट? सो हमने ऑर्डर देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे, ठीक है? अब हम चलते हैं दी एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, कि हमने एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, अब किसी एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे? सो देखिए, मैं एक मैट्रिक्स देती हूँ आपको, A 1 √2 -1 3 0 4। पहले ऑर्डर बता दीजिए, 2 by 3। अब इसके पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसके छोटे वाले अल्फाबेट से। तो ए का क्या हो गया? छोटा अल्फाबेट ए। अभी देखो, अब मैं 1 को रेफर करना चाह रही हूँ, 1 नंबर को रेफर, मतलब ये वाले को। अब कोई मुझसे पूछे कि ए के अंदर 1 कहाँ पे है, तो पता है कैसा आंसर होगा? मैम फर्स्ट वाली रो में फर्स्ट वाले कॉलम में सिचुएटेड है 1,
मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में 1 है, चेक कर लीजिए आप, देखो ये 1 फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, क्या मिल गया मुझे, 1। कोई मुझसे पूछे मैम 0 कहाँ है, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में, ठीक है। कोई मुझे बोले कि 4 कहाँ है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में गए आप 1 2 3 सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम आ गया, सो ये क्या मिल गया आपको, आपका 4 नंबर। अब हम इसको रेफर कैसे करते हैं, तो स्मॉल लेटर A11 सबस्क्रिप्ट में अगर 1 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, A22 क्या है, कोई बताएगा, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम कौन है, 0। व्हाट इज A12, ये √2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, समझे, आ रहा है पक्का, ओके। सो अब मैं अगर इसको जनरलाइज करती हूँ, इफ आई गिव यू सपोज A इज अ AIJ, IJ अब क्या बताता है, इसका एड्रेस, उसके एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है, और मैंने लिख दिया इट इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है। इसका बेसिक स्केलेटन बना दो, बेसिक स्केलेटन बना दो मतलब 2 रो बनाओ 2 कॉलम बनाओ और हर एलिमेंट लिख दो उसकी जगह पे, कैसे, देखिए A आ जाएगा, जस्ट सेकेंड आया, ऑलराइट, बनाइए बेसिक ढांचा, क्या बना, मेरे को अलोंग विथ एड्रेसेस चाहिए, ये 2 by 2 बनाया होगा आपने ऐसा, और A के क्या होंगे, स्मॉल A से डिनोट करेंगे एलिमेंट्स, AIJ, तो पहले फर्स्ट रो में चलते हैं, ठीक है, और कितने कॉलम्स बनाने हैं, 2 ही कॉलम्स, ठीक है। सो पहला वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, करेक्ट, सही बनाया मैंने। अच्छा, इफ आई आस्क यू टू मेक दिस BIJ 3 by 1, क्या होगा, ये एक लंबा मैट्रिक्स होगा, है ना, सही बनाया है, चेक करो, यही बनाया आपने भी। हम कई बार इसको थोड़ा और अच्छा लिखने के लिए यहाँ पे भी लिख देते हैं, वो आपके ऊपर है, यू कैन इवन एलिमिनेट दैट, मतलब इनिशियली लिखना, क्योंकि इनिशियली सीख रहे हैं हम लोग, तो तभी आपको थोड़ा इतना फ्रीक्वेंट नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इससे अब इसमें यूज टू हो जाएंगे, 2 1 क्लास के बाद आपको लगेगा वो ऑर्डर ऐसे ही आ जाता है फटाफट से, ठीक है। चलो अब है ना, हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखना आया हमको, अब हम एक जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं। जनरल मैट्रिक्स में m by n, मैंने आपको बताया था m by n ऑर्डर का होता है एक जनरल मैट्रिक्स। सो लेट अस डिफाइन, हम अब रीड कैसे करते हैं, A इज अ मैट्रिक्स विथ एलिमेंट A I J ऑफ ऑर्डर m by n, ठीक है क्या। अब हम इसका ढांचा बनाते हैं बेसिक, हमें नहीं पता m कितनी है और n कितना है, सो विल स्टार्ट विद दिस, लेट्स से A, ठीक है, A11, A12, A13 up till A, how many columns it has, 1n, very nice, क्योंकि लास्ट आपका कॉलम 1n होगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट रो बताएंगे, नेक्स्ट रो का क्या रहेगा एड्रेस, 21, 22 एंड सो ऑन, 31, 32 and so on up till 3n, correct। ऐसे it goes on till last row क्या आएगी, रो लास्ट रो, नंबर ऑफ रोज इज m, है ना, तो लास्ट रो क्या हो गई m1, फिर क्या हो जाएगा m3 m4 m5 एंड सो ऑन अप टिल कहां तक चलेगा amn, वेरी नाइस, आया समझ में। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहीं से मैं मेरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, सी हैव आई स्पोकन दिस करेक्टली, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर है, इट कैन बी ईदर नंबर ऑफ रोज इज मोर, नंबर ऑफ कॉलम्स इज मोर, कुछ भी हो सकता है ना, चौड़ा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है।
सो इक्वल तो क्या है, स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल ही है ना. सो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स. m by n ऑर्डर है ना, तो mn एलिमेंट्स होंगे. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m into n. So a rectangular arrangement of mn elements in the form of m rows and n columns. Correct or not? So this is a formal definition of matrix. मतलब अभी पहले मैंने informally पढ़ाई थी. General matrix जब हमने कर लिया तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a rectangular arrangement of mn elements in the form of m rows and n columns. ये आपकी सब बुक्स में आपको डेफिनेशन मिलेगी. हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव, हमने पहले से डिफाइन कर दिया, ऑर्डर एम एन रहेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, m into n. और m पहले क्या होता है हमेशा, रोज. सो इन द फॉर्म ऑफ m क्या हो गई आपकी, नंबर ऑफ रोज, एंड बाद वाला हमेशा क्या होता है, कॉलम्स. सो n कॉलम्स. आई बात समझ में, इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का ये चीज समझ आई? अब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. ये जनरल मैट्रिक्स किया हमने, विल सी वन क्वेश्चन ओनली. ठीक है, कई बार होता है कि हम लोग जो मैट्रिक्स के नंबर्स हैं या मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अब मैं एक डिफाइन करती हूँ. लेट्स से ए कैसे रीड करते हैं, ए इज अ मैट्रिक्स कंटेनिंग एलिमेंट्स ए आई जे. ठीक है, ऑफ ऑर्डर लेट्स से 3/2. 3/2 मतलब रोज ज्यादा है और कॉलम्स कम है. करेक्ट. सो यहाँ पे ए 3/2. ओके, सो इधर देखिए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2. अब है ना, आपको बेसिक स्केलेटन तो बनाना आ गया. आपने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया था ना, A11 A12 A21 A22 A31 A32, यही बनेगा. और आपने बोल दिया 3/2. अब आप बोलोगे यार मैं भी 1112 लिख के क्या चार डालेंगे, अंदर के नंबर की बात करो ना आप. तो अंदर के नंबर निकालने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है. कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन के अंदर आपको जनरलाइज फॉर्मूला दे दिया. कहने का मतलब उसने बोल दिया कि ए आई जे इज गिवन बाय आई प्लस जे. तुम ऐसा करो, उसके एड्रेसेस का सम कर दो, वो इसका एलिमेंट होगा. समझे, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे. तो अभी देखो ए आई जे A11 विल बी इक्वल टू 1 + 1, उसके एड्रेसेस का सम. आई क्या है 1, जे क्या है 1. इसको ऐसे इसको मान के चलते हैं हम, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज दिस आई जे. ठीक है, तो 1 1 के केस में आई हो गया 1, जे हो गया, आई हो गया 1, जे हो गया 2. तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट बताएंगे यहां पे 1 + 1, हम ऐसे लिखेंगे ना इसको, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 2 + 2 3 + 1 3 + 2. यही हुआ हमारा मैट्रिक्स. चेक कर लो. तो आपका मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो गई, देखिए कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने, मैट्रिक्स बन गया. दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स बन गया. क्या मैट्रिक्स बना देखो, 2 3 3 4 4 5. दिस इज माई मैट्रिक्स. कंस्ट्रक्शन हो गया. ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा रूल लिया था, ये जनरल रूल है. अब यार इसको थोड़ा सा घुमा के पूछना हो मुझे, तो वेयर लेट्स से ए आई जे इज आई इंटू जे. आई इंटू जे मतलब 1 × 1 1 × 2 2 × 1 2 × 2 3 × 1 3 × 2. थोड़ा और अच्छा कर दिया, आई माइनस जे मॉड, आई माइनस जे निकालो, आई माइनस जे 1 - 1 0 1 - 2 -1 मॉड लगा दी, सो 1 2 - 1 1 ही आएगा, 2 - 2 0 3 - 1 2, तो मॉड में भी पॉजिटिव ही आएगा, एंड 3 - 2 इज अगेन 1. आया समझ में? दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. एक क्वेश्चन देती हूँ, आप बनाएंगे. B is a matrix
containing element Bij of order 3 by 3, where Bij is given by 2i plus j. 2i plus j दिया है मैंने. थ्री बाय थ्री है. अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमको, तब तक हम लोग क्या करें, बेसिक स्केलेटन पहले बना ले, मतलब B11 B12 ऐसे करके लिख लें. डन. यही बना है बेसिक स्केलेटन. अलॉन्ग विथ एंटिटीज बताएंगे क्या आ रहा है. फर्स्ट रो बताएगा कोई. फर्स्ट रो मतलब ये वाली रो 3 4 and 5. एनीबडी फॉर सेकेंड रो 5 6 7. एंड नेक्स्ट वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो 7 8 9. ठीक है. दिस इज हाउ वी मेक. दिस इज व्हाट, ये स्पेशल मैट्रिसेस थे. मतलब जहां पे आप देख सकते हो कि मेरे जो भी एलिमेंट्स है ना, दे आर फॉलोइंग सम पर्टिकुलर पैटर्न. पर ऐसा नहीं होता है हमेशा, मतलब रैंडम भी होता है. पर ये तो क्या, एक मैंने कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन करवाया आपसे, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि आपसे कंस्ट्रक्ट करवा रहा है मैट्रिक्स. तो ये भी एक 1 मार्क कैटेगरी क्वेश्चन है जहां पे वी आर आस्किंग यू टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स. ठीक है. सो जैसे इसमें हो सकता है आपसे एक ही एलिमेंट पूछा होता, मतलब आइडेंटिफाई द एलिमेंट B33. तो B33 फिर क्या हो जाएगा 2 into 3 plus 3. ठीक है. सो 6 plus 3 9. सो एक ही एलिमेंट भी पूछ सकते हैं हम आपसे, और मल्टीपल एलिमेंट्स भी पूछ सकते हैं, और या फिर हम आपसे पूरा मैट्रिक्स बनवा लिए. अच्छा एक बात बताओ, क्या ये भी एक मैट्रिक्स कहलाएगा क्या? इज दिस अ मैट्रिक्स? यस. इफ आई हैव एनक्लोज्ड इट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये पक्का मैट्रिक्स ही है. मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया ना इसको, ये मैट्रिक्स है. क्यों? क्योंकि एक तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, दूसरा मैंने इसको नाम भी दिया है, एक कैपिटल लेटर मैंने इसका नाम भी दिया है. इसका मतलब इट इज अ मैट्रिक्स. पर ये कैसा मैट्रिक्स है? वेरी सिंपल एंड इजी. कौन सा है ये? 1 by 1. वेरी नाइस. इट इज अ 1 by 1 मैट्रिक्स. तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? सिर्फ 1. और इसमें कितनी रोज है? एक रो और एक कॉलम, और उसका इंटरसेक्शन क्या है? ये सेल विच इज कंटेनिंग 24. आया समझ में ये चीज? पक्का एवरीवन? सो इधर हमारा क्या है, ये भी मैट्रिक्स है. Is this a matrix? Yes, it is a matrix. Order 2 by 3. 2 by 3, 2 into 3 जैसे आपको बोलना है वैसे बोलिए. 2 by 3 जनरली प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब जनरली वी स्पीक 2 by 3. कई जने 2 into 3 बोलते हैं, बट करेक्ट इज 2 by 3. ठीक है. अच्छा अभी आप मुझे इसमें बता सकते हैं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ x? एड्रेस ऑफ x D2 1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. व्हाट इज द एड्रेस ऑफ 0? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. लिखोगे कैसे? D12. क्या ये दोनों सेम है? नो. सो इसीलिए क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे एड्रेस में मैं रो नंबर और कॉलम नंबर को इंटरचेंज नहीं कर सकती. देखो मैंने इंटरचेंज किया ना, देखो 2 1 और 1 2, यही तो किया, रो नंबर और कॉलम नंबर को इंटरचेंज किया. पर क्या ये दोनों सेम थे? नहीं. 2 1 तो एक दूसरा एलिमेंट जिसमें x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 2 एक दूसरा एलिमेंट विच इज 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे द सीक्वेंस मैटर्स, मतलब पहले रो नंबर आएगा फिर कॉलम नंबर आएगा. आप सोचो नहीं यार मैम मेरे को कॉलम अच्छा लगता है, मैं कॉलम पहले लिखूंगा. नहीं,
कन्वेंशन कहता है आपको रो ही लिखना है पहले, ठीक है, ऑर्डर में भी रो पहले फिर कॉलम नंबर, वैसे एड्रेस में भी रो नंबर पहले और फिर कॉलम नंबर। गॉट दिस? समझ आई ये बात पक्का एवरीवन? सो वी कैन क्विकली गिव अ जिस्ट ऑफ द इंटायर लेक्चर। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिक मैट्रिसेस की जनरल डेफिनेशन पढ़ी, हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स समझा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ मैट्रिक्स समझा, वी विल हैव ओनली रियल मैट्रिसेस क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम सिर्फ रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर ऑर्डर निकाला तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर ऑर्डर निकालना भी आया। ये एक्सरसाइज हमने क्या की थी, यही की थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए, पॉसिबल ऑर्डर्स, दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। फिर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखा था, उससे पहले हमने ऑर्डर लिखना सीखा, हमने फिर कंस्ट्रक्ट करना सीखा लास्ट में, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ मैट्रिक्स गिवन ऑन द जनरल फॉर्मूला। आई बात समझ में पक्का? इज दिस क्लियर? Alright, so we'll continue with types of matrices in the next lecture and we'll study about the equality of matrices. Alright, see you in the next lecture. Bye bye.